सीबीएसई ने जो 2026 बोर्ड के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किया था उसका इस वीडियो में मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया है। कई बार प्री बोर्ड में ना सेम सैंपल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर करना प्री बोर्ड से पहले इस वीडियो को देख लेना और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ और भी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं एडुकार्ड के साथ आपके लिए लाया हूं लेटेस्ट सैंपल पेपर। इसमें आपको 9 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसमें 2 सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलेगा जैसे बोर्ड में मिलता है। साथ में आपको थ्योरी मैप मिलेंगे जिससे आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। साथ में आपको वर्कशीट मिलेगा जिसमें आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आप कॉम्बो खरीद सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो टोटल 33 क्वेश्चंस है विद इंटरनल चॉइस। जो सेक्शन ए है उसमें 16 एमसीक्यू है 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स ईच। ऑल क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, लॉग टेबल और कैलकुलेटर वो अलाउड नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। इसमें 16 एमसीक्यूज है। ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट एंड सिलेक्ट एंड राइट द चॉइस एज वेल एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपको चॉइस और आंसर दोनों चीजें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। हमें इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है। इथाइल मिथाइल कीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए कीटोन में। सबसे पहले आपने हीट किया इस कंपाउंड को। अगर आप देखोगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप हीट करते हो Na2Cr2O7 के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनेगा, तो ये आंसर नहीं है। सेकेंड कंपाउंड क्या है हमारा? CH3COHCH3। कॉपर के साथ आपने हीट किया तो आपका बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन बनेगा बट ये डाई मिथाइल कीटोन है, इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। थर्ड ओजोनोलिसिस किया कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसमें हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, उसके बाद हम जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ जाता है। तो जो पहला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और जो सेकंड कंपाउंड बनेगा वो CH3 CHO बनेगा। तो आप देख सकते हो जो पहला कंपाउंड बना है वो क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द रिएक्शन आइडेंटिफाई B and C। तो हमें B and C बताना है। सबसे पहले आपको कंपाउंड दिया है, आपको एल्काइल क्लोराइड दिया, NaOH इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया। तो याद रखना ये एल्कोहलिक NaOH है तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो याद रखना जो अल्फा कार्बन है वहां से क्लोरीन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारा ब्यूट 1-इन बन गया। इसे आपने ना वाटर ऐड किया है इसमें इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो याद रखना ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 COH CH3। तो हमारा ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। और अगर आप B2H6 H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में करते हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इसमें हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1 ऑल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो है ब्यूटेन 2 ऑल, सी है ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है काउंटर आयन बताना हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड को ना वाटर में डालोगे एक्वस मीडियम में तो याद रखना ये बनता है CONH35NO2 2+। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो जो आयन सेपरेट हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो आयन है इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो क्या है? क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC आर अमाइंस हैव इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो ABC का अमाइंस हमें दिया। A and B ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब याद रखना ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं और ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है जब ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है ना तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके क्या बनते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये जो कंपाउंड बनता है ना प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद, याद रखना ये जो कंपाउंड बनता है ये सॉल्युबल होता है अल्कली में। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो जो प्राइमरी अमाइन है व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, सॉल्युबल होगा अल्कली में। जो सेकेंडरी अमाइन है वो भी क्या करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, बट इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो ये इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, सेकेंडरी
अमाइन, ठीक है। वेराज जो टर्शरी अमाइन है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, तो इट शो नो रिएक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है जब रिएक्शन होती है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, A and B ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन है। हाउएवर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन फ्रॉम B रिमेन इनसॉल्युबल, तो B वाला इनसॉल्युबल हो गया, मतलब B क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, और फर्स्ट क्या, प्राइमरी अमाइन जो सॉल्युबल है, और जो C है दैट विल शो नो रिएक्शन। तो इन्होंने बोला वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ABC। तो याद रखना जो प्राइमरी अमाइन है वो होता है RNH2, सेकेंडरी अमाइन होता है R2NH, और टर्शरी होता है R3N। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ बना सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। टर्शरी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो A का सबसे ज्यादा होगा, देन B, देन C। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ 700 ग्राम सॉल्वेंट में, हमने सोल्यूशन बनाया है जिसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml, हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी का रेशियो बताना है। सबसे पहले जो हमें दिया वो हम गिवन लिख लेंगे, हमें सोल्यूट दिया हुआ है, ये कितना है 70 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है हमें दिया 700 ग्राम दिया हुआ है जो 0.7 kg होता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 70 प्लस 700 हो जाएगा 770 ग्राम। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, सोल्यूशन का डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी दिया है हमें ग्राम पर ml में, तो हम लिखेंगे 1.5 ग्राम पर ml, मास है 770 डिवाइडेड बाय V, तो वॉल्यूम मिल जाएगा 513.3 ml, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.513 लीटर होगा। हमें रेशियो बताना है मोलैलिटी का डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। याद रखना जो मोलैलिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। वेरस मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। n कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम हमने ले लिया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो यह है 0.513। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg पता करना है, तो kg कितना हो जाएगा, हमें पता है सॉल्वेंट का वेट 0.7 kg है, तो ये 0.7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.73। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हमें मैच द कॉलम करना, 1 एंड सेकंड को मैच करना। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्कोहल को HCl के साथ रेट किया, हीट किया, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। रिटेंशन मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप कन्फिग्रेशन देखोगे OH जहां पे है ClP वहां पे जुड़ा है, और याद रखना SN1 मैकेनिज्म में ना रिटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये SN1 है। सेकंड क्या दिया, अगर आप देखोगे जो OH है Br है, पोजीशन देखोगे Br जो है वो राइट में है, OH जो है वो अटैक करता है इस डायरेक्शन से, यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, और इन्वर्शन होता है याद रखना SN2 में। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन देखोगे यहाँ पे आपने बेस लिया है, यहाँ से Br रिमूव हो रहा है अल्फा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे HI जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल इसमें आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ऑर्थोक्रिसोल OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन दैट इज, ठीक है। तो हम क्रिसोल बना लेते हैं, तो बेंजीन के साथ OH है, CH3 ग्रुप अटैच है। तो अगर आप देखोगे OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है इस पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो नेचर में हमेशा याद रखना, अगर हम नेचुरल थिंग्स की बात करें, जो ग्लूकोज है और सुक्रोज है वो क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वेयर एज जो नेचुरल फ्रक्टोज होता है वो हमेशा क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है, लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू। जो इनर ट्रांजिशन मेटल है वो याद रखना क्या होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को हम कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है एसिटिक एसिड का, तो याद रखना हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बता सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH किसके इक्वल होगा, हम देखेंगे कौन सी सेम आयन प्रेजेंट है। हम पहला कंपाउंड देखेंगे जो हमें पहला दिया ऑप्शन CH3COO ठीक है, तो इसमें कॉमन है, प्लस हम करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। तो KCl रिमूव हो जाए, K रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, CH3COONA होगा, बट हमें H नहीं दिया हुआ है, HCl देना था, KCl दिया, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में अगर हम सेम चीज बनाने की कोशिश करें, तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH फाइंड करने की कोशिश करें, तो हमें दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA ये दिया, साथ में H2SO4 दिया, बट हमें H चाहिए, तो इसको हम हाफ कर सकते हैं, हाफ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4, तो आपको एक H मिल जाएगा, माइनस करेंगे हाफ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4, तो Na कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हाफ से ये 1 हो जाएगा, SO4 हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बन जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड जो है दोनों से आप क्या बना सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड पता कर सकते हो, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है, NH2 NH इसके साथ बेंजीन होता है, बेंजीन पे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो इसमें ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो एल्डिहाइड में ये प्रोपेनल और कीटोन जैसे प्रोपेनॉन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, प्रोपेनोइक एसिड के साथ ये रिएक्ट करके ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें आइडेंटिफाई करना है सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सपोज हमारे पास RCH2X है, ठीक है, तो जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है अल्फा कार्बन है, इसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। वेरस बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ एक और कोई कार्बन जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, पहले वाले बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, तो ये अराइल क्लोराइड है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड देखोगे आप, ये जो CH2 ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसे देखोगे, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड हमें नहीं पूछा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, आप देखोगे बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। तो हमें पूछा था सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो फोर्थ एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन एजर्शन रीजन दिया, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच इज अनस्टेबल, लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। ये गलत है क्योंकि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है ना, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा N2+Cl नेगेटिव बनाता है जो अनस्टेबल होता है, इसके बाद आपको एल्कोहल मिलता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। अगर बी रीजन को देखोगे, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड कैन बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो अगर आपने प्राइमरी अमाइन लिया है, ये रिएक्शन करते हो, तो जो नाइट्रोजन गैस है आप एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना प्रोटीन और अमीनो एसिड सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी जो रीजन है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 एजर्शन है, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर द सोल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड। करेक्ट है ये, क्योंकि सोल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए। अगर ये हाइपर या हाइपोटोनिक है तो जो ब्लड के सेल्स हैं वो स्वेल या श्रिंक हो सकते हैं, तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन, सोडियम आयन पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन ये होना चाहिए था कि सोल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए ताकि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो नहीं हो पाए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन विद वाटर। ये करेक्ट है, जो स्टार्च है वो व्हाइट कलर का कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है वाटर के साथ। रीजन दिया, स्टार्च कंटेन 80 to 85% ऑफ अमाइलोपेक्टिन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी करेक्ट है,
तो स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो अमाइलोपेक्टिन होता है, जिसकी वजह से कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रीजन एंड एजर्शन दोनों ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है एजर्शन। सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर। ये करेक्ट है, क्योंकि जो इन्वर्टर्स है उसे हम बार बार यूज करते हैं, तो सेकेंडरी सेल को हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। रीजन, प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर इट इज यूज्ड। ये गलत है। प्राइमरी सेल को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट पास करके उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन बी है 17 से 21 क्वेश्चन तक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 है अटेम्प्ट ईदर ए और बी ऑप्शन। हमें दो ऑप्शन दिए ए और बी, तो दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए की बात करेंगे, व्हेन 50 ml ऑफ फिनोल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन आर मिक्स्ड, हमें प्रिडिक्ट करना है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा, ग्रेटर होगा और लेस देन होगा 100 ml। हमें रीजन देना टू सपोर्ट योर आंसर। सबसे पहले अगर हम फिनोल और एनिलीन ले, फिनोल होता है बेंजीन के साथ OH, एनिलीन क्या होता है हमारा NH2 विद बेंजीन। अब फिनोल और जो एनिलीन है ना, वो आपस में क्या बना सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ओवरऑल क्या होता है, इनमें नेगेटिव डिविएशन शो होती है। ठीक है, और हमें पता है नेगेटिव डिविएशन में जो मॉलिक्यूल पास पास में क्या रहते हैं, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है वो नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम विल बिकम लेस देन 100। ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव डिविएशन वॉल्यूम लेस देन 100 हो जाएगा। सेकंड है रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। तो रितेश ने सजेस्ट किया कि सॉल्ट ऐड करते हैं, इससे जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज़्यादा देर तक कोल्ड रहेगी। हमें जस्टिफाई करना है उसका सजेशन। तो जब आप सॉल्ट ऐड करते हो ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, एज ए रिजल्ट जो मेल्टिंग है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। तो डिले हो जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो कोल्ड रहेगी फॉर लॉन्गर पीरियड। और पार्ट है बी वाला, आंसर द फॉलोइंग। BaCl2 जब रिएक्ट करता है Na2SO4 के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें BaSO4 के। इफ टू सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सपोज हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक है हमारे पास BaCl2 का, दूसरा है Na2SO4 का। तो हमारे पास दो सोल्यूशन है और हमने सेपरेट किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। क्या आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे BaSO4 के? तो इसका आंसर क्या है, नो, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं देंगे, क्योंकि जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या होता है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, आयंस का मूवमेंट नहीं होगा। तो जो BaCl2 की आयंस Na2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड है Why does water stop boiling when sugar is added to the solution? तो शुगर ऐड करते हो तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है और क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर देता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो दैट्स वाई जो वाटर है वो स्टॉप करता है बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसीडर द ग्राफ फॉर द रिएक्शन H2 + I2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2HI। तो अगर आप देखोगे रिएक्टेंट है H2 + I2 2HI बना रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इनकी एनर्जी भी दी है। हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का बताना है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2HI कन्वर्ट इनटू H2 + I2। तो आपको ये उल्टा देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो HI है वो रिएक्टेंट होगा और जो H2I2 है वो प्रोडक्ट होगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, याद रखना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है H2I2, इसकी अगर आप इंथैल्पी देखोगे ये 1110 है, माइनस अगर रिएक्टेंट को देखोगे ये कितना है, अराउंड 100 है। तो आपको मिल जाएगा 10 किलो जूल्स पर
मोल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो यहां से यहां का जो एनर्जी होगा इसे हम एक्टिवेटेड एनर्जी कहेंगे। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कितनी है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है 140 माइनस इसकी कितनी एनर्जी है 100। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो EA हमें मिलेगा वो होगा 40 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें बताना है हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो ना तो कैटलिस्ट क्या करता है, सपोज ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ फॉलो करता है जिसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कैटलिस्ट है वो करता है, ये बनाता है इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, एज ए रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कैरीड आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें नाइट्रोबेंजीन से पैराब्रोमो बेंजामाइन या पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है। सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, हम Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा या बेंजामाइन बन जाएगा। अब डायरेक्टली इसमें ब्रोमीन हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन देता है। तो इसकी एक्टिवेशन को कम करने के लिए हम ऐड करेंगे CH3CO ट्वाइस O, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे, पायरिडीन ऐड करेंगे तो एक्टिवेशन इसका कम हो जाएगा तो हमारा एसिड एनालीड बनेगा, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब हम क्या करते हैं, इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। याद रखना क्योंकि पैरा ज्यादा मेजर क्वांटिटी में बनता है तो हमारे यहाँ पे पैरा बनेगा, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, पैरा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा। और उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा और ये Br रहेगा। तो हमें मिलेगा 4 ब्रोमो बेंजामाइन। नेक्स्ट हम क्लोरोफिनाइल मीथेन से 2 फिनाइल इथेन अमाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है, हमने बेंजीन लिया है CH2Cl, ठीक है। तो हम चाहते हैं CH2CH2 NH2 बने, तो हम क्या करेंगे, KCN के साथ इसे हम रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2CN, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो रिडक्शन से ये CH2NH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2NH2। तो आप नंबरिंग करोगे तो ये बन जाएगा 1 2 फिनाइल इथेन अमाइन हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो ये कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हमें फॉर्मूला लिखना है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे, यहाँ पे कैटाइनिक पार्ट है और एक एनाइनिक पार्ट है, तो दो हम ब्रैकेट डाल लेंगे। कैटाइनिक की अगर बात करें, डाई एक्वा सिल्वर है तो पहले Ag को लिखेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो H2O2 होगा। डाइक्लोरिडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट क्या होता है, सिल्वर होता है, डाइक्लोरिडो Cl2, और जो एनाइनिक कैटाइनिक है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सेकंड है हमें डाई हाइड्रोक्सीडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन निकल लिखना है। हाइड्रोक्सीडो क्या होता है, OH होता है, OH नेगेटिव। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्या होता है, फॉस्फोरस के साथ ना 3 फिनाइल ग्रुप या 3 बेंजीन रिंग जो है वो अटैच रहते हैं, और फॉस्फोरस पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये लिगेंड की तरह काम करता है और ये न्यूट्रल होता है। इसे हम PPH3b लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे, पहले हम निकल लिख लेंगे Ni। डाई हाइड्रोक्सीडो क्या हो जाएगा, OH ट्वाइस होगा, बिस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे PH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप चार्ज देखोगे, निकल का चार्ज कितना दिया, +2 दिया, OH का -1 होता है, ये 2 है -2, तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप देखोगे PH3 ये भी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन जो है हमें नीचे दिया, हमें रेक्टिफाई करना है एरर को मैकेनिज्म में और रीराइट करना है स्टेप को। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एल्कीन है ना ये H+ एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, वाटर रिलीज होता है। अब ये जो H+ का अटैक है टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड होता है, बट जो डायरेक्शन है हमेशा हम इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ शो करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्होंने गलत शो किया है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर हम दिखाए, हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, वाटर रिलीज होता है, और साथ में जो H+ का अटैक है ये हम हमेशा इलेक्ट्रॉन से H+ की तरफ शो करते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड में क्या हो रहा है, वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये करेक्ट दिया हुआ है।
थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वाटर का, अनदर ऑक्सीजन वाटर का, वो क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H3O+ बना रहा है, ये करेक्ट है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम इसे बना लेंगे, इस स्टेप को लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है, जो वाटर है वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और हमारा एंड में क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, और साथ में H3O+ बन रहा है। तो ये करेक्ट स्टेप होगा। सेक्शन सी है, क्वेश्चन 22 से 28 तक, शॉर्ट आंसर टाइप है, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 दिया, हमें डिसोसिएशन दिया MgCl2 का 70 मोल%, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें दिया हुआ है। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर MgCl2 पता करना है। तो वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया, तो इसे हम P0 लिखेंगे, ये हो जाएगा P0A इज 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब 1 मोलर सोल्यूशन है, अब 1 मोलर का मतलब क्या होता है, अगर हमने क्या लिया है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब हमने 1 मोल ऑफ MgCl2 लिया है इन 1 kg ऑफ वाटर, एक्वस सोल्यूशन है वाटर 1 kg मतलब 100 ग्राम्स लिया है। तो हमें पता है सॉल्यूट तो हमें पता चल गया 1 मोल है। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे वाटर के, ये हो जाएगा 1000, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, तो ये हमें मिल जाएगा 55.5 मोल्स। हमें पता है जो MgCl2 है जब ये डिसोसिएट करता है, MgCl2 डिसोसिएट करने पे Mg2+ बनाता है +2Cl नेगेटिव। तो इसमें हमें क्या बताना है, इन्होंने हमें अल्फा दिया हुआ है 70% दिया है, हमें आई बताना है वेंट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए डिसोसिएशन के केस में ये होता है 1 + n-1 अल्फा, n रिप्रेजेंट करता है कि कितने आयन्स ये बना रहा है, तो ये 1+, अगर आप देखोगे एक Mg2+ है, 2Cl नेगेटिव है, तो ये 3-1 अल्फा मतलब 70 हो जाएगा, 0.7 70% था, ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू 0.7, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1 + 1.4, तो आई का वैल्यू हमें मिल गया 2.4, तो वेंट ऑफ फैक्टर का हमें वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो P0 - PS हमें निकालना है, डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P0 हमें वाटर का दिया है वेपर प्रेशर विच इज 23.8 माइनस PS हमें निकाला, ये 23.8 है, आई का वैल्यू हमने अभी निकाला 2.4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 हमने 1 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना 55.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56.5 हो जाएगा। इसे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको PS मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 मिल जाएगा विच विल बी अराउंड 22.9 mm ऑफ Hg। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है फॉलोइंग का। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया बैलेंस्ड है, तो इसका हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल, ठीक है, ये लिख लेंगे, हो जाएगा 2.303 RT। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, Na 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2F हो जाएगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे, Ni2+ का कंसंट्रेशन, सॉलिड को इग्नोर करेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, तो ये इसका नर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे और इसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। हमें दिया Al, FeSO4 को हम लिखते हैं Fe2+, ताकि इजी सॉल्व कर लें, SO4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Al3+, थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस Fe+। बैलेंस कर लेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Fe2+ से Fe बना रहा है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। सल्फेट याद रखना यहाँ पे सेम है, तो अगर सेम आयन रहती है तो ये नर्स्ट इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसकी कंसंट्रेशन से जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता अगर आपको क्या दिख रहा है, सेम आयन दिख रहा है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल हो जाएगा 2.303 RT। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, ये 6F हो जाएगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Al3+, Fe सॉलिड है, इग्नोर कर देंगे, और SO4 2 नेगेटिव को भी इग्नोर करेंगे, रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+,
रेज टू पावर 3 होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट हम लास्ट इक्वेशन देखेंगे, इसे भी हमें बैलेंस करना है। पहले इक्वेशन लिख लेंगे, जो mg है mg 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और जो Ag प्लस है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। mg तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट Ag 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो Ag को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन लिखेंगे E of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303 RT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 है, तो ये 2f हो जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ mg 2+, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो रेज़ टू पावर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। टॉलिन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन सनलाइट गिव बेंजाइल क्लोराइड, बट ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन डार्क गिव ऑर्थोक्लोरोबेंजीन पैराक्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले जो क्लोरीन है ना, याद रखना सनलाइट में क्लोरीन क्या बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये बना देता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, Cl डॉट बनता है, ठीक है। Cl डॉट याद रखना क्या करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो हमारा टॉलिन है, सपोज बेंजीन के साथ हमारा CH3 ग्रुप है, तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH2Cl बना लेगा, ठीक है, तो हमारा बेंजाइल क्लोराइड बन गया। बट अगर आपने टॉलिन लिया है और आपने Cl2 लिया है और डार्क में लिया है, तो डार्क में याद रखना क्या बनता है, Cl+ बन जाता है। Cl+ क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, और जो Cl+ है वो क्या करेगा, क्योंकि जो टॉलिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या हो जाएगा, जो Cl है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आपको ऑर्थो क्लोरोबेंजीन या पैराक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, सेकंड है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन है। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपके पास है RCl, आप RBr भी ले सकते हो, NaI के साथ हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो इसमें हमारा Ri प्लस NaCl बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं, अब याद रखना जो ड्राई एसीटोन है उसमें NaI क्या होता है, सॉल्युबल होता है, NaI सॉल्युबल होता है, बट जो प्रोडक्ट बनता है जैसे NaCl बन गया या NaBr जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल बनने की वजह से इनके ना प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो अगर आपको NaCl के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से आपको ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ Ri मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हम ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। थर्ड पार्ट है नियोपेंटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नियोपेंटाइल क्या होता है, CH3, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे Cl होता है, इसे बोलते हैं नियोपेंटाइल, ठीक है। तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है। और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, अगर आप पहले वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना नियोपेंटाइल, तो इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले में याद रखना क्या आता है, ब्रांचिंग, और ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से याद रखना क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड में ज्यादा ब्रांचिंग है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जो वेंडर वॉल फोर्सेस हैं वो भी क्या होती हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस भी डिक्रीज होती है, और वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड व्हाई। सबसे पहले मैग्नीशियम दिया, S ब्लॉक का एलिमेंट है, हमें क्रोमियम, आयरन, मॉलिब्डेनम दिया है जो D ब्लॉक के एलिमेंट है। तो D ब्लॉक के एलिमेंट का मोस्टली मैग्नेटिक बिहेवियर सेम होता है। सबसे पहले क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये होता है आर्गॉन 3d5 4s1, ठीक है। आयरन लिखेंगे, ये होता है आर्गॉन 3d6 4s2, और जो मॉलिब्डेनम है ये होता है क्रिप्टॉन 4d5 5s1। अगर आप क्रोमियम में देखोगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आप आयरन में देखोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मॉलिब्डेनम में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना अगर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सिमिलर क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर।
तो बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप देखोगे वो क्या है, सेम है, तो दे विल शो सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी सिमिलर होगा। सेकंड है फॉर्म वाइट सॉल्ट। कौन वाइट सॉल्ट बनाता है? वाई, जिंक, स्कैंडियम, निकल एंड वेनेडियम दिया। अब याद रखना जो जिंक के सॉल्ट होते हैं वो Zn2+ की फॉर्म में होते हैं, ये 3D10 होता है। वेरा स्कैंडियम जो है ये Sc3+ की फॉर्म में होता है, 3D0 होता है। तो अगर हम जिंक की बात करें, इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, और Sc3+ के पास देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। सो दोनों क्या करते हैं? दोनों विल नॉट शो, दे विल नॉट शो dd ट्रांजिशन। इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करते। सो दैट्स वाई इनके जो भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। सो दे हैव वाइट सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26 दिया, अरेंज द प्रोडक्ट फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू। याद रखना जो pK होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa का मतलब क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमने इथेनॉल लिया CH3 CH2OH, हमने K2Cr2O7, एसिडिफाइड मतलब एसिडिक मीडियम है, तो ये ऑक्सीडाइज करके हमारा इथेनोइक एसिड बनाएगा। सेकेंड रिएक्शन दिया, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया विच इज CH3 CH2COOH, हमने Br2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये हेल्महोल्ट्ज-हार्ट्ज-जेलिस की रिएक्शन है, तो जो अल्फा कार्बन होता है इसमें Br जो है वो जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 CHBr COOH, इसमें भी एसिड बन गया। थर्ड हमने रिएक्शन किया है, यहाँ पे हमने लिया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है? CH3 CH3 MgCl, हमने इसे CO2 के साथ रिएक्ट किया। अब याद रखना यहाँ पे जो कार्बन है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो इस कार्बन के साथ जो COOH है ग्रुप है वो जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH COOH। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। और लास्ट में रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद क्लोरीन। प्रोपेनोइक एसिड हम लेंगे विच इज CH3 CH2COOH, हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो इसमें भी क्या होगा? जो अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पे जो Cl है वो जुड़ जाएगा। हेल्महोल्ट्ज-हार्ट्ज-जेलिस की रिएक्शन, तो हमारा बन जाएगा CH3 CHCl COOH। तो इन कंपाउंड को नंबरिंग दे देते हैं, इसको लिख लेते हैं 1, इसको 2, 3, 4। जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो पहले आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जो यहाँ पे Cl जुड़ा है। याद रखना जो Cl है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जितना ज्यादा -I इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो 4 सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद Br होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद Br आता है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पोलैरिटी जो है COH का इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो हम ये हो जाएगा। उसके बाद pK वैल्यू उसका ज़्यादा है। उसके बाद किसका ज़्यादा होगा? उसके बाद फर्स्ट वाले का होगा। जो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पोलैरिटी को कम करता है। और सबसे जो ज़्यादा pK वैल्यू होगा वो थर्ड का होगा, क्योंकि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, पोलैरिटी को सबसे ज़्यादा कम करता है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन अटेम्प्ट एनी 3। हमें कन्वर्जन शो करना है। सबसे पहले हमें ब्यूटेन 2 ऑन से 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल बनाना है। तो हम कीटोन से ना टर्शरी अल्कोहल बना रहे हैं। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ग्रिग्नॉड रिएजेंट में ना हम क्या लेंगे? CH3 CH2 MgCl लेंगे। हमने 2 कार्बन इसलिए लिए क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे यहाँ पे ब्यूटेन था, यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन था, यहाँ पे 2 कार्बन ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा लिए हैं। तो ये CH2 जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक, कार्बोनाइल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे जो OH बन जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 COH, ये वाले कार्बन को हम नीचे लिख लेंगे, CH3 बन जाएगा CH2 CH3। आप नंबरिंग कर सकते हो, तो नंबरिंग हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, तो हमारा कंपाउंड बन गया 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। नेक्स्ट हमें एनिसोल को कन्वर्ट करना है 4 मिथॉक्सीटोलिन में, तो एनिसोल लिखेंगे हम, बेंजीन के साथ क्या है, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें ना हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं, हम CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो Cl नेगेटिव है ये इधर चला जाएगा, CH3 प्लस बनेगा, ये ऑर्थो पैरा में अटैक करेगा, और ऑर्थो पैरा में याद रखना जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो हमारा ये OCH3 और पैरा में CH3 जुड़ जाएगा, तो हमारा 4 मिथॉक्सीटोलिन बनेगा। नेक्स्ट हमें फिनॉल से ना बेंजीन बनाना है, तो हम फिनॉल लिखेंगे। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो जस्ट आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हो, हीट करोगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन बनाना है, तो क्लोरोइथेन क्या है, CH3 CH2Cl, ठीक है। तो इथॉक्सी इथेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कंपाउंड विच इज CH3 CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड लेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा, CH2 पे अटैक करेगा, NaCl रिमूव हो जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है, हमारा बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, हमारा इथॉक्सी इथेन कंपाउंड बन गया जो सिमेट्रिकल ईथर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक कॉपर मैच करेक्टली, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर होगा नो। क्यों मैच नहीं है, जिंक का कम होना चाहिए था, कॉपर का ज़्यादा होना चाहिए था। अगर आप जिंक देखोगे, जिंक होता है 3d10 4s2, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, d ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से जो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। याद रखना जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बट यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मेटेलिक बॉन्ड वीक है। एज रिजल्ट जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है जिंक का वो क्या होना चाहिए है, लेस होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉपर। बी क्वेश्चन है, आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl विच एसिड विच यू प्रेफर फॉर पर मैग्नेट टाइट्रेशन बाय। तो पर मैग्नेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है इसे हम प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने ना HCl लिया ना तो इस रिएक्शन के बीच में क्या होता है, जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, और जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है ये एंड पॉइंट के साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, तो दैट्स वाई हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। हमें ये इक्वेशन दिए से बैलेंस करना है, हमें दिया 5NO2 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6H प्लस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, जो NO2 नेगेटिव है ये NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। पहले ये लिख लेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या कितने Mn दिए हैं, 2 दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो NO2 कितने दिए हैं, 5 दिए, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमें ना बैलेंस करना है इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे कितने 6H प्लस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम 3H2O ऐड कर देंगे। आपने 3H2O ऐड किया तो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 30, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेस होता है फ्लो ऑफ आयंस में। स्लाइडली जो आयनाइज सब्सटेंस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे वीक एसिड और बेस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते, और जो हाई आयनाइज सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज करते हैं। जो आयंस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं इन द सॉल्यूशन, thus इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। द करंट इफ सफिशिएंट इनफ, अगर करंट सफिशिएंट है, विल लाइट वन और बोथ शोन एट द राइट, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट है, अगर करंट सफिशिएंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो रेड और ग्रीन लाइट जल जाएगा। हमने मीटर लिया है 9 वोल्ट बैटरी का, 2 पैरेलल कॉपर इलेक्ट्रोड लिए हैं और 2 LED लिए हैं ग्रीन एंड रेड। कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हम टेस्ट करेंगे जब आप स्विच ऑन करेंगे मीटर को, डिप करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड इन वन
ऑफ द सोल्यूशन टू बी टेस्टेड। अगर जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनाइज नहीं करता है, उसमें मूवेबल आयंस नहीं है, तो ये जो एलईडी लाइट है वो क्या ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। हमें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, तो हमें दिया रेड लाइट, ग्रीन लाइट दिया है, कंडक्टिविटी दिया है। अगर कंडक्टिविटी लो और नन है, ठीक है, मतलब क्या हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे सपोज हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस केस में क्या होगा, जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ रहेगा, रेड लाइट भी ऑफ रहेगा। अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी लो होगा, ग्रीन लाइट ऑफ होगा, रेड लाइट डिम होगा। तो जैसे जैसे आप कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, तो एंड में क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है वो वेरी हाई होगा, ग्रीन लाइट जो है मीडियम होगा और रेड लाइट जो है वो ब्राइट होगा। हमें पहला क्वेश्चन दिया, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl यूजिंग द कंडक्टिविटी मीटर? जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर हमारे पास 1 मोलर NaOH है, 1 मोलर HCl है, तो याद रखना दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हमें पता है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है ना, तो जो रेड लाइट होगा दैट विल बी वेरी ब्राइट, वो वेरी ब्राइट होगा, और जो ग्रीन लाइट होगा, अभी हमने देखा था जो ग्रीन लाइट है वो क्या होगा, इट विल बी मीडियम। तो दोनों के केस में क्या होगा, जो एलईडी है वो ग्लो करेगा, और सिमिलर आपको जो ग्लो करता हुआ एलईडी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आंसर नो होगा, आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट विल बी द पॉसिबल पीएच सोल्यूशन वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इफ ग्लो ऑफ ग्रीन लाइट इज मीडियम, रेड लाइट जो है ग्लो ब्राइटली। अगर ग्रीन लाइट, अगेन इन्होंने क्या बोला, जो ग्रीन लाइट है वो क्या है, मीडियम है, ग्रीन लाइट क्या बोला इन्होंने, मीडियम है, और जो रेड लाइट है वो ब्राइट है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। तो सोल्यूशन या तो काफी एसिडिक हो या बेसिक हो। सबसे ज्यादा एसिडिक अगर आप देखोगे तो 1 है, ठीक है, और बेसिक क्या है 13 है। तो ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक दोनों ज्यादा आयनाइज करेंगे, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। जो ग्रीन है वो मीडियम लाइट शो करेगा, रेड लाइट शो करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकंड का और वाला पार्ट है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इफ कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन ए डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर में डिप किया ना, तो हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्केल, रेड लाइट लिख लेंगे, रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर में डाला है, तो हमें पता है उसकी जो कंडक्टिविटी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कंडक्टिविटी लो होगा। तो जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ रहेगा, रेड लाइट भी ऑफ रहेगा। तो हमारा ये आंसर होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेफर टू द टेबल गिवन बिलो, ड्रॉ द मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कर्व ऑफ सॉल्यूशन A एंड B। हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट दिया है, यहाँ पे ग्रीन लाइट डिम है, रेड लाइट ब्राइट है। तो जो A है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पे रेड लाइट डिम है, तो थोड़ा सा लाइट है, ग्रीन लाइट ऑफ है, तो ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। तो जो ग्राफ होता है ना, वो याद रखना वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का होता है एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का होता है। तो अगर आपने ग्राफ बनाया ना, तो याद रखना इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐसे लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन A है, जब आप वाटर ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होता है। वेरस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो ये ऐसे इंक्रीज होता है। तो जैसे डाइल्यूशन आप करते हो, जब जीरो के पास कंसंट्रेशन जाता है, तो सडनली जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज होता है। तो ये होगा हमारा सोल्यूशन बी का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 30 है केस बेस्ड क्वेश्चन, आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स इन फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम विटामिन और मिनरल ऐड करते हैं फूड में, ताकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड की इंक्रीज कर पाए। काफी प्रूवन, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिससे हम न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक फूड प्रोडक्ट जैसे हम व्हीट, राइस फ्लोर, एडिबल ऑयल को फोर्टिफाइड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं फोर्टिफिकेंट्स, मतलब व्हीकल ऐड करते हैं जिसे हम पहुंचाते हैं फूड में। जैसे आयरन सल्फेट ले सकते हो एज Fe3EDTA, इससे हम इनरिच करते हैं शुगर को। वाइल आयरन फ्रॉम जो फेरस सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, पोरली एब्सॉर्ब होता है। बट जब हमने फोर्टिफाइड शुगर किया, मतलब शुगर के साथ हमने आयरन 3 EDTA ऐड किया ना, तो ये बॉडी स्लोली एब्सॉर्ब करता है और ये प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो आयरन 3 EDTA एक आयरन फोर्टिफिकेशन है, इसे ऐड करते हैं, ज्यादा एडवांटेज होता है
देन एडिंग अदर आयरन सॉल्ट जैसे फेरस सल्फेट। बट जो EDTA है एक चिलेटिंग एजेंट होता है, यूज होता है फूड टेक्नोलॉजी में ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रिवेंट हो पाए। बट अगर आपने एक्सेस में EDTA लिया है तो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, नोसिया होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, डैमेज हो सकता है किडनी में। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये अनसेफ है 3 ग्राम ऑफ EDTA पर डे से ज्यादा कंज्यूम करना और कॉन्टिन्यूसली उसे 5 to 7 डेज कंज्यूम करना। और ये यहाँ पे EDTA आयरन के साथ यहाँ पे इन्होंने डायग्राम शो किया हुआ है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर देना है हमें। Why is iron 3 EDTA complex stable as compared to ferrous sulfate? अब याद रखना जो EDTA है ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है और ये जब कंबाइन करता है आयरन के साथ तो ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है। तो चिलेटिंग एजेंट होने की वजह से ना ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो एक रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं विद सेंट्रल मेटल। और याद रखना ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये रिंग लाइक होता है काफी ज्यादा ये क्या होता है स्टेबल होता है। सो दैट्स व्हाई it is more stable as compared to ferrous sulfate। और वाला पार्ट है what happen when hard water is titrated against Na2EDTA। अब हार्ड वाटर में याद रखना आयंस होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में। तो ये जो आयंस है ना जब आप टाइट्रेट करते हो विद Na2EDTA तो ये क्या करता है EDTA ना इनके साथ कंबाइन कर लेता है। सो एज ए रिजल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन के साथ जो EDTA है वो बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये बना लेता है और हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करता है। सेकंड क्वेश्चन है यू आर ए डॉक्टर वर्किंग इन सोमालिया, विल यू रिकमेंड द आयरन फोर्टिफाइड फूड टू योर पेशेंट, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस फ्रॉम द पैसेज। तो यस ये होगा क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो 40% अफ्रीका जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रहा है अनीमिया से, तो अनीमिया से सफर कर रहा है। सो दैट्स वाई हम उन्हें देंगे आयरन फोर्टिफाइड फूड। जो आयरन फोर्टिफाइड फूड है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने में न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको इंक्रीज करेगा फूड में, ठीक है, ताकि सेम अमाउंट ऑफ फूड में जो पेशेंट्स हैं उनको जो फूड मिल रहा है उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि उनकी जो ओवरऑल जो डिजीज है फ्यूचर में वो कम हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड इन द आयरन 3 EDTA कॉम्प्लेक्स। हमें एटम के बारे में बताना है थ्रू विच इट कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। हमें स्ट्रक्चर बनाना है EDTA का। सबसे पहले EDTA का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो लिखेंगे CH2 नाइट्रोजन लिखेंगे, ये होता है CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ये होता है CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो ये है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो अगर नाइट्रोजन वाली तरफ से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन वाली तरफ से डोनेट करता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी है। सेक्शन ई है, हमें क्वेश्चन दिया 31 से 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमें अटेम्प्ट करना है इधर ए और बी। हमें ए पार्ट दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ 2-chlorobenzyaldehyde। अब याद रखना कैनिजारो रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है उसमें देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बेंजाल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, इसे हम लिख लेंगे बेंजीन के साथ CHO ग्रुप है और यहाँ पे क्या Cl है। आप कंसंट्रेटेड अल्कली जैसे कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कर सकते हो। एक तरफ ये रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करके ये एल्कोहल बनाएगा, ये बन जाएगा CH2OH और यहाँ पे OH बन जाएगा, और एक तरफ ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, हमारा बन जाएगा COOKCl। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। सेकंड है हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। तो सपोज आपके पास एनिलीन है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जो है वो अटैच है। अगर आपने इसके साथ SO3H ग्रुप अटैच किया है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है SO3H अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो जो ये है SO3H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डिक्रीज करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम होगी और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होगा। थर्ड है हमें कन्वर्ट करना एसिटिक एसिड को इथेन अमाइन में। अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो CH3COOH हमारे पास है एसिटिक एसिड है। सबसे पहले इसे हम रेड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, हमें एल्कोहल मिलेगा CH3CH2OH। इसे हम रेड करेंगे SOCl2 के साथ, हमें मिलेगा CH3CH2Cl। इसके बाद इस कंपाउंड को हम एक्सेस ऑफ
NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे। अब जो NH3 है ना, ये क्या करता है, अमोनोलिसिस करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस CH2 पे अटैक करेगा। ठीक है, आपने एक्सेस में लिया था तो आपको मिलेगा CH3 CH2 NH2, तो आपको इथेन अमाइन मिल गया। फोर्थ पार्ट है, राइट द स्टेप्स टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। सपोज हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप है, तो इसको हम सबसे पहले ना बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 रोजनबर्ग हम रिडक्शन करेंगे, हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया तो हम ना K2Cr2O7 के साथ एसिडिफाइड इसे क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। जो प्रोपेनल है ये एल्डिहाइड होता है, तो ये टॉलिन टेस्ट शो करता है, तो ये टॉलिन टेस्ट शो करेगा। ठीक है, टॉलिन्स रिएजेंट लेंगे विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो आप रिएक्शन शो कर सकते हो। हमें क्या दिया है, प्रोपेनल दिया, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CHO, रिएक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस थ्राइस OH नेगेटिव। जब आप रिएक्ट करोगे आपको मिलेगा CH3 CH2CO नेगेटिव, साथ में आपको ना सिल्वर मिरर मिलता है। ठीक है, तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, और ये एल्डिहाइड शो करता है, तो प्रोपेनल एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट शो करेगा, प्रोपेनॉन कीटोन है ये टेस्ट शो नहीं करेगा। और पार्ट है B है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ वोल्फ किश्नर रिडक्शन 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो हमें 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल दिया, CH3 CH2 CH CH3 CHO। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ NH2 NH2, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम हीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, हम इथाइलिन ग्लाइकोल KOH के साथ इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें इसमें ना क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3, तो इसमें आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। सेकंड है, हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3 ग्रुप अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है COOH है, तो इसके साथ अगर आपने SO3 ग्रुप अटैच किया ना, तो SO3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो COH के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचेगा, एज ए रिजल्ट जो COH का OH है ना, तो COH के इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ पे जो OH की पोलैरिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये पोलैरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एज रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। और आप ये भी बोल सकते हो, जब हमारा COO नेगेटिव बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनाइन बनेगा, जो SO3H है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इससे ज़्यादा क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, तो अगर ज़्यादा स्टेबलाइज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये 2 आंसर आप लिख सकते हो। थर्ड है, एसिटिक एसिड हमें बनाना फ्रॉम इथेन अमाइन। अगर हम इथेन अमाइन की बात करें, ये होता है CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो ये इथेन अमाइन है, इसे एसिटिक एसिड बनाना है, तो हम HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एल्कोहल बना देता है, CH3 CH2OH। आपको एल्कोहल मिल गया, इसे हम रिएक्ट करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3 COOH, तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। फोर्थ है, हमें एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एनिलीन दिया हुआ है। सबसे पहले इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, N2+Cl नेगेटिव हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम इसे ना CuCN के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन गैस है रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस में जो CN है इसकी जगह COOH ग्रुप जो है वो आ जाता है, हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें टेस्ट देना टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड इथेनॉल। तो प्रोपेनल है CH3 CH2 CHO, इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर हम बात करें, दोनों एल्डिहाइड है, बट इथेनॉल में अगर आप देखोगे CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, जिन कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा CH3 CHO, हम आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्ट करते हैं, आपको मिलेगा HCOONA, साथ में आपको मिलेगा CHI3 आइडोफॉर्म मिलेगा, Na+ वाटर मिलेगा। तो जो
इथेनॉल है तो ये आइडोफॉर्म बनाता है, आइडोफॉर्म के आपको येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अटेम्प्ट ईदर ए और बी, तो ए और बी में से हमें एक अटेम्प्ट करना है। ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन। अब ये जो हेयर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसे हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है ये फाइबर लाइक होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इट इज वाटर इनसॉल्युबल। और जो प्रोटीन एग में प्रेजेंट होता है इसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये होता है वाटर सॉल्युबल, तो ये डिफरेंस है। बी पार्ट है, बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप, देन व्हाई डज ओनली ग्लूकोज रिड्यूसेस फैलिंग रिएजेंट नॉट सुक्रोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें ना, इसमें जो CHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो क्या होता है, फ्री होता है, वो किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, सो दैट्स वाई ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है फैलिंग्स रिएजेंट को। वेरस अगर हम बात करें इन केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में ये जो CHO ग्रुप है ना, इट इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होता, ये बॉन्डेड फॉर्म में होता है, सो दैट्स वाई इट डू नॉट रिड्यूस, तो ये फैलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू अमीनो एसिड बिहेव एज सॉल्ट। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, ये होता है NH2CH2RCOOH। तो इसमें अगर आप एक तरफ देखोगे ना, एक तरफ इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एक तरफ इसमें एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ आप देखोगे बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो एक तरफ अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई ये सॉल्ट के जैसे बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग कर्लिंग ऑफ मिल्क। कर्लिंग ऑफ मिल्क में याद रखना, जो लैक्टोज है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, pH जो है डिक्रीज होता है, और जो कोगुलेशन है प्रोटीन का वो होता है। 5th क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवाइज ए 50-year-old वुमन इनफ एक्सपोजर टू सनलाइट एंड एडिशन ऑफ फिश एंड एग यॉर्क टू हर डाइट, व्हाट इज द पॉसिबल डिजीज डायग्नोज बाय द डॉक्टर। तो अगर हम बात करें जो डिजीज है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो डिजीज जो है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है, क्योंकि जो सनलाइट है ना, सनलाइट के एक्सपोजर से जो विटामिन डी है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। बी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। केन शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, ये डाइसेक्राइड होता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। ठीक है, और साथ में याद रखना ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। वेरएस जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं, और ये बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और ये जो शुगर है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे 2 बनते हैं वो है अल्फा हेलिक्स बनता है, ठीक है, और एक बनता है बीटा प्लीटेड शीट। तो ये जो 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बनते हैं, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशीष गम ब्लीड फ्रीक्वेंटली, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेंशन दैट। आशीष जो है सफर कर रहा है स्कर्वी से, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्सेज दैट हेल्प हिम टू रिकवर फास्टर। तो याद रखना, आशीष को जो विटामिन सी है इसकी डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिशिएंसी से ही क्या होता है, स्कर्वी होता है। और जो 2 फूड के सोर्सेज हैं वो सिट्रस फ्रूट्स हो सकते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं या आंवला ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फूड के सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमें अटेम्प्ट करना है ए और बी। तो हमें सबसे पहले ए दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 टू 318 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूमिंग दैट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। आर दिया है, लॉग ऑफ 3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर जो T1 दिया हुआ है, तो T1 है 298 केल्विन, T2 कितना दिया हुआ है, 318 केल्विन हमें दिया। तो सबसे पहले हमें लिखना है जो K2/K1 है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स जो है वो रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। आपने फॉर्मूला लिख लिया। हमें पता है log ऑफ K2/K1 कितना है, log ऑफ 3 होता है। log ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें पता करना है, दिया
2.303 इंटू आर होता है 8.314, ये हो जाएगा 1/298 माइनस 1/318। इसे कैलकुलेट करेंगे तो log ऑफ 3 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.4771 ये लिख लेंगे 2.303 इंटू 8.314, ऊपर हम लिख लेंगे ये 318 माइनस 298 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 298 इंटू 318, ये आ गया हमारा। तो आप ई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ई को हम लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 318 डिवाइडेड बाय 10। इसे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 86567.87 जूल्स पर मोल, और इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 86.567 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेंशनिंग दैट ईच टर्म इन द इक्वेशन। अगर आप इसे देखोगे तो ये ना जीरो ऑर्डर का ना ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, जो k है वो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट होगा, k इज रेट कांस्टेंट, r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, r नॉट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी क्या है हमारा, टाइम है। बी है इसका फर्स्ट पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 दिया, टोटल प्रेशर ऑफ गैस दिया, ये 200 टॉर है आफ्टर 10 सेकेंड्स, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में जो प्रेशर है 300 टॉर है, रेट कांस्टेंट हमें पता करना है, log ऑफ 3 log ऑफ 2 हमें दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन SO2Cl2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस Cl2। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, जो टाइम था वो क्या था, जीरो था। जब टाइम जीरो था तो उस केस पे अगर प्रेशर देखेंगे SO2Cl2 को हम PI ले लेंगे और इनका प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, सपोज रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो SOCl2 तो खत्म हो जाएगा गैस, तो ये जीरो हो जाएगा, और स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो 1 है, तो जितना ये गैस खत्म हो रहा है क्योंकि सारों के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ये गैस क्या होगा, बनेगा, तो दोनों PI बन जाएंगे। और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में हमें टोटल प्रेशर दिया विच इज 300 टॉर, तो P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, PI प्लस PI, P टोटल कितना दिया है, 300 दिया है, तो ट्वाइस PI, तो PI आपको मिल जाएगा 150 टॉर। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ SOCl2 आपको मिल गया 150 टॉर आपको मिल गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे फिर से SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2, इनिशियल प्रेशर तो हमने यहाँ पे लिखा है, बट अगर आफ्टर टाइम सपोज क्या दिया है, 10 सेकेंड्स दिया है, तो इस प्रेशर को अगर हमने x लिया, ये x लिया, तो ये कितना हो जाएगा, PI माइनस x, तो P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, PI माइनस x प्लस x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो P टोटल हमें पता है आफ्टर 10 सेकेंड कितना, ये 200 होगा, ये होगा 150 प्लस x, तो x हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो हमें इनिशियल प्रेशर तो मिल गया ऑफ SOCl2, आफ्टर सम टाइम कितना प्रेशर हो जाएगा, आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर हो जाएगा PI माइनस x, तो PI माइनस x कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे ये हो जाएगा 150 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 100। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है हम यूज कर सकते हैं, हमें इनिशियल प्रेशर ऑफ SOCl2 मिल गया, फाइनल प्रेशर ऑफ SOCl2 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 T log ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ SOCl2, हमें PI पता चला विच वॉज 150, फाइनल प्रेशर ऑफ SOCl2 कितना मिला, हमें 100 मिला, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है 10, तो log ऑफ 3/2 होगा, log 3/2 क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2 हो जाएगा, तो 2.303 डिवाइड बाई 10, log ऑफ 3 कितना दिया हुआ है हमें 0.4771 माइनस log ऑफ 2 0.3010 हमें दिया। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1761, तो आपको मिल जाएगा K का वैल्यू विच इज 0.040 पर सेकेंड, तो ये आंसर होगा। सेकेंड है
For a bimolecular elementary reaction, A plus B result in formation of product. Write the expression for the rate of the reaction, relating temperature, activation energy for the reaction. Also mention what each term represent in the equation. तो हम reaction को लिख सकते हैं rate is equal to ZAB e raised to power of minus EA by RT. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब ये जो ZAB है वो रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B कि उनकी क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है. E रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जीज जो है वो इक्वल है या ग्रेटर है, इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये आंसर होगा. तो ये था सैम्पल पेपर का सोल्यूशन. बोर्ड से पहले इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना.